Hello everyone. Today we have Arpit with us. He has recently cleared RBI Grade B 2024. So I wish him congratulations. And so, Thank you. hi Arpit, thank you for joining this session. And so we would be asking a lot of questions about his current job experience as well as the how did he prepare for this particular RBI Grade B? How was his experience, how he got motivated for this job, and all such questions. So do watch this video till end and you would be getting lots of learning from this particular video. So let's get started. My first question is, so अर्पित, आपने जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आप ये बताओ कि थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताओ कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस या किस तरह से आपने मोटिवेट किया. तो थैंक यू ब्रजेश फॉर ज्वाइनिंग मी एंड 2015 में मैं पास आउट हुआ फ्रॉम और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर कंपनी. आई वर्क देयर फॉर 1 year एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड एसएससी एग्जामिनेशन. So in the next year I cleared both examination bank and SSC, but in 2017 there was a delay in SSC examination. मतलब result कुछ delay हो गया था because of some paper leak and some issues. So I got the joining in Canara Bank in 2018. So I worked there for 2 years as a assistant manager. So मेरा 2 years का experience बैंक में था already. In 2020 I got the joining in ED Enforcement Directorate. So I switched my career from banking to ED and I worked there for 4 years. There is one particular question कि there were some as I was talking to some students कि हाँ इन लोगों ने select हुए हैं, तो there were some students who were saying कि sir as he is already working in one of the finest organizations from the directorate और वहाँ पर work profile भी मतलब थोड़ा powerful भी है, so why do he want to switch to RBI and at this point of time. सर ये क्वेश्चन लगभग सभी के आता है. मतलब इन माय ऑर्गेनाइजेशन आल्सो मेनी क्वेश्चन वर आस्क्ड. मेनी पीपल आस्क कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई. सो माय सिंपल आंसर इज आरबीआई एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है. मतलब यदि हम मैनेजमेंट का चैप्टर भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट. सो आरबीआई ऑलरेडी आपको हायर मैनेजमेंट का एक्सपोजर दे रहा है. हम्म. और जितने भी डिपार्टमेंट एसएससी के हैं या वो सब एग्जीक्यूशन बॉडीज हैं. और हम्म. आरबीआई इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी. एंड इन द वेरी स्टार्टिंग व्हेन स्टार्टिंग इन द करियर यू हम्म. स्टार्ट विद द पोजीशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग. तो लॉन्ग टर्म डाउन द लाइन तो आपका बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर होने ही वाला है. बिकॉज आपको एक ऐसा करियर पाथ मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द आरबीआई वो आप कहीं और एग्जीक्यूशन बॉडी से पा ही नहीं सकते. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लाइक आफ्टर वर्किंग 10-20 ईयर्स भी आपको शायद वो पोजीशन ना मिले जो आपको आरबीआई में स्टार्टिंग में मिल रही है. तो बेसिकली मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट था कि एक तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी का पार्ट बने और ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट में जाने का ये बेस्ट रूट है. जैसे यूपीएससी होता है जस्ट लाइक आरबीआई इज द बेस्ट रूट टू गेट इन द टॉप मैनेजमेंट पैनल. अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं. देर आर पीपल हु हैव रिसेंटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग या वो फ्रेशर्स हैं या दे हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड देर आर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम. तो फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन, द जॉब दैट यू आर डूइंग राइट नाउ इट कुड बी अ बेसिकली ड्रीम जॉब फॉर मेनी. तो एएसओ बनने के लिए क्या करना, मतलब आपका जो पोस्ट है वो अभी ईडी में, उस पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता है. और द सेकेंड क्वेश्चन इज कि फिर हम लोग आरबीआई के बारे में बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए कैसे कोई अप्लाई करेगा या क्या करना पड़ेगा कि वो ही विल गेट द जॉब इन ईडी. ओके. सो फर्स्ट गेट इन टू जॉब इन टू ईडी तो आपका मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. सो आई प्रिपेयर्ड एसएससी फॉर 1.5 years एंड वहाँ मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि आई हैव सोल्ड मोर देन 10,000 क्वेश्चंस. And that's why I got 185 marks in 2017, which is one of the highest in India. So बस वही है कि आपको वहाँ पर सिंपल रूल है कि आपको प्रैक्टिस करते जाना है. मतलब डेली आपको मॉक्स लगाने हैं, डेली आपको अपने फाइंडिंग्स करनी है, अपनी वीकनेस को फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है. तो वहाँ पर तो बस प्रैक्टिस ही पूरा गेम है. वहाँ पे कंसेप्ट का उतना गेम नहीं है जितना प्रैक्टिस का गेम है. तो इसलिए और बाकी अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है. वहाँ पे अभी जीके का रोल बढ़ा है आजकल के जो एसएससी एग्जामिनेशन है. पर पहले तो यही था कि कितने सिर्फ प्रैक्टिस कितने गेम था. रैंक तक जो है मतलब ये टॉप पोस्ट मिलते हैं, जैसे चाहे वो आपको ईडी में हो गया या आपको इवन कुछ भी इनकम टैक्स में भी जा रहे हैं, तो वो सब कितने रैंक तक ये पोस्ट मिल जाते हैं. जनरली जनरली टॉप 1000 को मिलता है ये पोस्ट. बाकी फिर इससे डाउन द लाइन आपका जीएसटी हो जाता है क्योंकि जीएसटी में सीट्स ज़्यादा होती हैं.
तो 2000 तक आपको जीएसटी मिल जाता है, बाकी 500-700 के आसपास में ईडी क्लोज हो जाता है। अब नाउ लेट्स कम टू द आरबीआई ग्रेड बी। तो आपने आरबीआई ग्रेड बी के लिए कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? आरबीआई ग्रेड बी का 2018 में जब मैं बैंक में गया तब मुझे पता लगा कि आरबीआई कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन आई क्लियर द जेआईबी एग्जामिनेशन, आई ऑल्सो फील द सीआईबी एग्जामिनेशन विद द सेंट्रल बैंकिंग एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जब मैं सीआईबी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के उस पर जब पढ़ रहा था सेंट्रल बैंकिंग, तब मुझे पता लगा कि इलेक्टिव एक्चुअली आरबीआई का इलेक्टिव फंक्शन। आपने सेंट्रल बैंकिंग लिया था? हाँ, सेंट्रल बैंकिंग मैक्सिमम लोग एचआरएम लेकर पास कर लेते हैं सीआईबी। बट आई चूज़ मतलब कि सेंट्रल बैंकिंग करते हैं ताकि थोड़ा मुझे मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आरबीआई में जाना था वहाँ पर भी, तो मैंने सोच लिया था 2019 में कि भाई जाना है। तो बस वहीं से फिर थोड़ा सा एक आइडिया लगा, फिर 2021 से मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो ये मेरा थर्ड जेन्युइन अटेम्प्ट था वैसे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा कि when even this how did you consistently prepare for exam even after a hectic job? कि आपका जो वर्क शेड्यूल है वो ऑलरेडी मान ली, क्योंकि आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन 8 से 10 घंटे आपसे काम ले रहा है। सो व्हेन आफ्टर हम्म दैट हाउ हैव यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड, या कैसे आपने प्रिपेयर किया बेसिकली इस एग्जाम के लिए? तो मेरा सिंपल इसमें यही आंसर है कि ड्यूरिंग द जॉब आप अपना करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर कर ही सकते हो, बिकॉज आपको आपको लंच से जस्ट बिफोर हाफ एन आवर, लंच के बाद हाफ एन आवर आपको इतना टाइम मिलता है, और न्यूज़पेपर आपको डेली रीडिंग करना ही है। तो न्यूज़पेपर आप डेली रीड कर सकते हो, जनरल अफेयर्स आप डेली प्रिपेयर कर सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और आफ्टर ऑफिस आवर्स आप अपना स्टेटिक पार्ट पे फोकस कर सकते हो। और इन द लाइक वीकेंड्स पे आप अपना पूरा जो भी अपना करंट अफेयर है उसका आप नोट्स प्रिपेयर करो। और आपका वैसे भी वीकली पीडीएफ आता ही है, तो जो हम्म। आपने नोट्स पिछले 5 डेज में बनाया है और आपका जो वीकली पीडीएफ है, तो उससे आपका एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ बन जाता है वीकेंड्स पर। तो बेसिकली आपको अपना करंट अफेयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स पे मैनेज करना होगा, या फिर आप जैसे मैं आई वर्क इन मुंबई, तो वहाँ पे आपको 1 आवर का ट्रैवलिंग टाइम होता है, 1 आवर का आपका इनकमिंग दोनों में 1 आवर लगता है। जो यूजेस था। प्लीज हाँ, गेटिंग सो जो स्टक मैं इट। ओके या कंटिन्यू। तो जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम था, तो उसको मैं करंट अफेयर में यूटिलाइज़ करता था, और उसके बाद घर पे आकर उसको स्टैटिक में मर्ज करता था उस तरह से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग कि जहां मतलब अगर किसी को जैसे कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेट्स सपोज कि कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, समवन स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड समवन स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स सपोज समवन वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। तो अगर आप मान लो मार्च से स्टार्ट कर रहे होते तो आपका स्ट्रेटजी क्या होता? मतलब फेज 2 के लिए, फिर फेज 1 के लिए बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि हाउ वुड यू हैव अप्रोच दिस एग्जाम, अगर मान लो आपने मार्च से स्टार्ट किया होता इस एग्जाम को प्रिपेयर करना तो? तो जैसे बहुत सारे लोगों का क्यूआरई बैकग्राउंड नहीं होता बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग और एसएससी बैंक बैकग्राउंड, तो मेरा क्यूआरई बैकग्राउंड था। तो वहाँ मुझे क्यूआरई में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना था, पर मेरा रीजनिंग पार्ट थोड़ा वीक था, इसलिए लास्ट 2 ईयर में सिर्फ रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ में फेल हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम मेरा क्लियर हुआ ये एग्जामिनेशन, प्री मेरा मतलब फर्स्ट टाइम ही क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। मतलब इस तो बार आपका ये, बेसिकली किसी अगर 3 अटेम्प्ट में बात करें, 3 जेन्युइन अटेम्प्ट में बात करें, सो दिस वाज योर द अटेम्प्ट इन विच यू क्लियर द प्रीलिम्स फिर मेंस और इंटरव्यू, आपने तीनों एक ही बार में कर दिया? हाँ, तो वन गो में सब क्लियर हो गया। तो मेरा ओके। जो मेजर हर्डल था वो रीजनिंग था, ओके। बिकॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर द एसएससी बैंक एग्जामिनेशन 2017, तो तब से अब के पैटर्न में काफ़ी चेंज आ गया था। हम्म। तो इस साल मैंने अपने रीजनिंग पे बहुत फोकस किया। तो बाकी मैं सभी को यही बोलूँगा कि अपना क्वांट और रीजनिंग आपको इसको अबव एवरेज रखना है। मतलब आपको अपना एक डिफरेंशिएटर चूज़ करना होगा। जैसे लेट सपोज कि यदि एवरेज अटेम्प्ट 15 है रीजनिंग में एंड 7 है आपका क्वांट में, तो आपका डिफरेंशिएटर क्या है? आपको 18 अटेम्प्ट करना ही होगा, देयर आपको इज 9 अटेम्प्ट नॉर्मलाइजेशन करना ही कंसेप्ट होगा। आल्सो। देयर इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट की वजह से यदि आपने 7 to 7 अटेम्प्ट किया, आप बोलो यदि मैं 6 विद एक्यूरेसी भी करता हूँ, तो भी आप फेल हो जाओगे, 0.25 से आपको अटका देगा। हम्म। तो बेसिकली आपको अपना जैसे यदि पूरी पब्लिक आपका 7 एवरेज अटेम्प्ट करी, तो आपको 9 अटेम्प्ट करना है। यदि 15 रीजनिंग में एवरेज अटेम्प्ट है, तो आपको 18 अटेम्प्ट करना है। तभी आप उस डिफरेंशिएटर की वजह से आप एवरेज कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ फॉर्मूलाज कुछ ऐसा है, लास्ट 3 ईयर से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, यदि आपके पास वो डिफरेंशिएटर नहीं है, यदि आप एवरेज अटेम्प्ट से अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अटकोगे ही सही प्री में। और मैनी ऑफ द स्टूडेंट इसीलिए अटकते हैं, बिकॉज आई गॉट 69 मार्क्स जब 64 की कट ऑफ थी। सॉरी, 59 मार्क्स जब 54 की कट ऑफ थी, ट्वेंटी ट्वेंटी मीन्स थ्री में। ओवरऑल कट ऑफ आपने क्रॉस किया हुआ था? हमेशा ही क्लियर किया है वो, तो 22 में भी क्लियर किया, 23 में भी क्लियर किया, 24 में भी क्लियर किया।
तो 23 में भी मैं आई गॉट 59 मार्क्स, जब 54 के कट ऑफ थी, एंड आई गॉट 71 मार्क्स। नहीं सॉरी, इस बार कितना 68 का कुछ कट ऑफ था, तो आई गॉट 71 और 76। तो हमेशा मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर था बिकॉज माई जी के पार्ट वॉज गुड। हम्म। और लास्ट 2 ईयर से तो आपके पीआईबी हाँ, से प्रिपेयर कर रहा था, तो क्योंकि वो आप ओवरऑल आपका वही जीके धीरे कंसिस्ट धीरे क्योंकि आप जीके को कंसिस्टेंटली कर रहे हो उसको, मतलब रेगुलरली, जैसे आपने कंसिस्टेंटली बोला कर रहा कि था। यस। यू आर डूइंग इट इवन इन ब्रेक आवर्स, या उसको मतलब आप ऑफिस से जब लौट रहे हो तो वो जो आप ट्रेवलिंग टाइम है उसको यूटिलाइज कर रहे हो, एंड विच इज बेसिकली सजेस्टेड आल्सो फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स कि कहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यस। आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम। तो वो चीज़ तो है ही। ओके, तो हम्म। आपका वीडियो स्टक हो चुका है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, वीडियो स्टक हो गई। ओके, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द फेज 2 एग्जाम, कि अगर मुझे फेज 2 को टारगेट। आपका स्टक है अभी वैसे। सर आपका वीडियो थोड़ा स्टक है अभी। हाँ ठीक ओके, है। हाँ, तो अगर फेज 2 सर की फेज बात। 1 और फेज 2 का प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट है। हम्म, तो फेज 2 के लिए थोड़ा सा पहले बताओ, फिर फेज 1 के लिए बात। फेज 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 1 वन में और तो फेज मतलब 2 का आपने बताया प्रिपरेशन बहुत क्वांटिटेटिव, फेज डिफरेंट 2 है, के, मतलब हाँ देखो हाँ, तो। फेज 2 के लिए बात करते हैं कि फेज 2 के लिए कैसे आपने अप्रोच किया, ओके। तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट हो, ईएसआई हो, या क्योंकि ईएसआई डिफरेंट है, एफएम डिफरेंट है, और फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात बात करते हैं, या आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो 4 सेगमेंट में हम लोग हम्म। फेज 2 को बात करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजमेंट, क्योंकि इस बार कुछ अलग ही था, लिटरली इस बार कुछ अलग था फाइनेंस मैनेजमेंट, सो इट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड देन कुछ अलग ही था प्रीवियस भाई। ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स में एफएम में काफी लोग स्कोर कर देते, बट इस बार जो मुझे लगता है कि जब स्कोर कार्ड आएगा फिर एक्चुअल में पता चलेगा, बट इस बार एफएम डिफरेंट था। तो उसको कैसे आपने टारगेट किया, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट? तो सर, तो बेसिकली आरबीआई की जॉब में देखा है कि आपका फाइनेंस पे नेचुरल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको लाइक कुछ फिक्स सिलेबस है और आपको सिर्फ वही पढ़ना है और आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको एक नेचुरल इंटरेस्ट में, आपको पता, आपको मजा आना चाहिए वो पढ़ने में। और आपको पता चलना चाहिए कि आरबीआई ने यदि रेपो रेट कम किया तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम करने की जगह यदि सीआरआर में कुछ चेंजेस किया है तो उसकी रीजनिंग क्या है। आपको अपना माइंड पे चलाना है वहाँ पर। तो यदि मैं कोर्स वाइज बात करूँ तो आरबीआई सर्कुलर को तो हमें फोकस रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको सीबी की न्यूज़ को भी कवर करना है, बिकॉज यदि मैं 21 का भी मेंस देखूं और 24 का भी मेंस देखूं, तो वहाँ पे 10 मार्क्स का सीधे क्वेश्चन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर 21 में, एंड 24 में आपका एनसीडी के ऊपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर। तो ऐसा नहीं कि आरबीआई ही तो आरबीआई स्पेसिफिक रहना है, हमें ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को मतलब कवर करना है। बहुत होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा फाइनेंस का। ऐसा नहीं कि हमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक या रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, थोड़ा आईआरटीआई को हम थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, पर आरबीआई एंड सीबी को तो हमें बिल्कुल लाइक उसकी कोई भी न्यूज़ को छोड़ना नहीं है। कैसी भी न्यूज़ हो, आपको डेली बिजनेस और बिजनेस स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मैंने आरबीआई में देखा एंड सीबी में देखा, कि मोस्ट ऑफ द लाइक सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई भी बिजनेस स्टैंडर्ड ही कवर करते हैं। तो न्यूज़पेपर में आपको बिजनेस स्टैंडर्ड कवर करना है, एंड प्रिपरेशन के लिए आपको सर्कुलर्स वगैरह कंप्लीट पढ़ने, और आरबीआई सीबी की जो भी न्यूज़ वीकली पीडीएफ में आ रहा है और मंथली पीडीएफ में जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है और बेसिक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लानी है कि इस बार डिपॉजिट ग्रोथ यदि 11% से हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ 13% से हुआ है, आप देखोगे नेक्स्ट क्वार्टर में क्रेडिट ग्रोथ 12 रह गया, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ गया। तो आपको अपनी एक रीजनिंग डेवलप करनी है फाइनेंस को लेकर। तो वो आपको मेंस में बहुत हेल्प करता है आपके पॉइंट्स डेवलप करने में, आपका कंटेंट डेवलप करने में, बिकॉज वहाँ पे आपकी रीजनिंग है तो आपको याद रहेगा इतने कम टाइम फ्रेम में। हाँ, ये आपने सही तो चीज बोला फाइनेंस। कि एक खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, वी विल हैव टू स्टार्ट क्यों हो आस्किंग रहा है? आवरसेल्फ कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग, या इसका क्या रीजन हो सकता है, वो तो रीजनिंग। हाँ, ये आपने सही बोला कि अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, तो फाइनेंस इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, सो ही और सी वुड बी एबल टू मैनेज टाइम फॉर राइटिंग एनी क्वेश्चन, या उसको एड्रेस कर पाएगा। ओके, तो मैनेजमेंट के लिए फाइनेंस बताओ कि हाँ मैं। स्टैटिक। हाँ, हाँ, फाइनेंस हाँ, आपको तो बोल फाइनेंस रहे स्टैटिक एंड फाइनेंस करंट अफेयर। तो स्टैटिक को हमें सिर्फ वन गो में एक बार निकालना है, एक बार दो बार पढ़ लिया, हमें हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो गए। बाकी हमारा फोकस फाइनेंस करंट अफेयर पे ही होना चाहिए। और हैं। फाइनेंस के जो भी करंट टॉपिक चल रहे हैं, चाहे विजन आईएएस से भी हम थोड़ा कर सकते हैं, लाइक जो भी यदि जो भी ये आपके बर्निंग वीकली इशू। जो भी मैं आपका जैसे फाइनेंस इस मैटर बार आ रहा मैंने है। क्या किया है, इस बार के स्टूडेंट के लिए मैंने मंथन लॉन्च किया, अभी मैं बना ही रहा था, मंथन मैगजीन बना रहा था, सो इन विच आई एम डूइंग कि जितने भी एक्सप्लेनर्स आते हैं, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड पे आते हैं या इकोनॉमिक टाइम्स पर आते हैं, तो वो मैंने एक तरह से कैटेगराइज किया है। इट्स बेसिकली एक्सप्लेनिंग व्हाट इज हैपनिंग, या व्हाट हाउ, बेसिकली डब्ल्यू एच के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को बिल्ड करता है। सो दैट्स व्हाट बेसिकली विजन आईएएस एंड अदर पीडीएफ वेर डूइंग, वो भी यही चीज कर रहे थे, एक्सप्लेनर हम्म। को काफी अच्छे से डिस्कस कर रहे थे।
तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा हेल्प करेगा, बट स्टिल वही वही। आप कोई भी सोर्स से ये चीज ध्यान रखना है कि आपको पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वो बिल्ड करना पड़े। ओके, तो हम्म। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए बताओ कि मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, और स्पेशली जब मैनेजमेंट बताना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स के लिए बताना है, क्योंकि वहां पर जो वो जो टॉपिक है अभी भी वेग है लोगों के लिए। अभी भी लोग उसको डिकोड नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या करना है उसमें। नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली। तो मैनेजमेंट में वैसे तो सबसे ईजी होता है। तो सबसे बेस्ट आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैनेजमेंट कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें कुछ करंट पार्ट है नहीं। तो हम्म, ऐसा नहीं कि उसमें हमें बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक बार हमने पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, उसके उसके जितना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाओ, हम्म, ताकि उससे एक कंसेप्ट बिल्ड होता है। और यदि आप वर्किंग हैं तो अपने जो मैनेजमेंट स्टाइल आपने पढ़ी है उसको हम्म, आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम एनवायरनमेंट में भी उसका एप्लीकेशन देखते हो आप कई बार कि बॉस किस तरह से बिहेव कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे प्रोसेस में आता है। कोई भी कंटेंट बेस्ड मोटिवेशन है तो उसको आप रियल टाइम एनवायरनमेंट भी एप्लीकेशन उसका यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आप बेसिकली मैनेजमेंट भी आपको ऐसा देखना है कि यदि कोई बंदा वर्किंग है तो वो तो लाइक डेली टाइम में भी देख रहा है कि मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है। और कोई नॉन वर्किंग है तो आप बेसिकली 3 to 4 टाइम्स उसका रीड करना है आपको इन 1 मंथ। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव से कंसेप्ट को बिल्ड करना है। उसके बाद आपको सीधे मेंस में ही उसको ओपन करना है। उसका फिर बीच में 3-4 मंथ्स के पार्ट में उसका कोई यूजेस नहीं है। बाद में आपको सिर्फ ईएसआई और फाइनेंस पे फोकस करना है। मैनेजमेंट आप पहले कंप्लीट कर ले ऐसा। और उसमें हमेशा ये देखना है कि टू स्पेसिफिक रहना है। जो भी हमारा आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा है जो भी टॉपिक्स, हम्म, तो वो आप उसमें वैसे भी स्पेसिफिक ही है वो। तो हम्म। उसको स्पेसिफिक रहना है, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत वास्ट है। यदि हम ऐसे भटक जाएंगे तो फिर वो बहुत सारा कुछ पढ़ने में आ जाएगा, उसका हाँ, कोई यूजेस भी नहीं है। ये क्योंकि मैं उसने हम बोला ये है कि मैं दो ही हमेशा थ्योरी आनी बोलता है हूँ कि मोटिवेशन की, ये चीज ध्यान ह्यूम रखना है एंड कि एडम्स। ओके, हाँ, हम्म। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपने बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या करना है अब इसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स, की बात हाँ, करते एथिक्स एंड हैं। यस कॉर्पोरेट यस। गवर्नेंस, हाँ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना, हाँ, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेबी का भी अपना एक वो है, मटेरियल है, जहाँ पे वो क्लोज 49 की बात करता है और अपना एलओडीआर रूल्स की बात करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन जनरल भी है। तो जो आपने जो प्रोवाइड कर रखी पीडीएफ वो भी ठीक है, वो भी अच्छी है मतलब। और बाकी कुछ आईएएस प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है उसका फ्री मटेरियल। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ वेरी इजी, मतलब वैसे तो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाइंस ही करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली यही होता है कि आपकी ऑनर ऑनर और मैनेजमेंट में कोई ऐसा ना हो कि वो डिपॉजिटर के अगेंस्ट हो, हम्म। या उनके ऐसा नहीं हो कि वो खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो ना कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो एक वो चीज़ हो जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इजी। आपको सिर्फ सिंपल बेसिक उसका फंडा देखना है कि ऑनर्स एंड मैनेजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वो डिपॉजिटर और आपके पब्लिक इंटरेस्ट में काम मतलब ये करना चाहिए। कहने का है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनरल है, दोनों के गाइडलाइंस, मतलब आरबीआई के गाइडलाइंस भी और थोड़े बहुत सेबी के गाइडलाइंस जो भी हैं, इसको कवर करना है। सिमिलरली एथिक्स में जो हाँ जो उन्होंने बेसिक टॉपिक्स मेंशन कर रखा है उसको गो थ्रू कर लेना है, कि मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी उस पर हो सकता है कि हाँ, ये चीजें हम लोगों को पढ़ना है, ये जो टॉपिक्स दिया तो उस पर डिस्क्रिप्टिव लिखने को भी आ सकता है। ओके। हाँ। और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे मैंने चैट जीपीटी को भी यूज़ किया था, हम्म, कि कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जस्टिस के बहुत सारे, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, प्रिजम्पटिव जस्टिस क्या होता है, हम्म। या जो भी जस्टिस के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, प्रोग्रेसिव जस्टिस क्या होता है। तो सिर्फ जितने भी जस्टिस थे मैंने चैट जीपीटी पे डाला, और वहाँ से भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। आप एग्जाम्पल से बेसिकली अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। हाँ, ये चीज बेसिकली सही है। जैसे हर टाइप, हाँ, एथिक्स में जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स, सॉरी, नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं आप इसको विद एग्जांपल समझ सकते हो। तो एग्जांपल से हम ज़्यादा अच्छा सा उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी आज का फ्री मटेरियल है, तो वो बहुत इजीली हम उसको यूज़ करके बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। हाँ, ये काफी लोगों को मैं सजेशन देता हूँ कि आप चैट जीपीटी पर एग्जाम्पल आप एज ए कंटेंट एज इट इज मत पिक करो, अगर वो एआई लगेगा, बट देर आर सम हेल्प जो कि आप ले सकते हो, एग्जाम्पल्स ले सकते हो, केस स्टडीज ले सकते हो, या अगर आपको कुछ टॉपिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंस वगैरह समझना है, तो वो चीज उससे आप स्पेसिफिक वेन वट एवर यू आर आस्किंग बी स्पेसिफिक, वो चीजें वहां से आप ले सकते हो। एंड यू कैन बेसिकली वैल्यू एडिशन टू योर कंटेंट, तो वो चीज आप इनरीच कर सकते हैं। ओके। तो अब जो है एक और सेगमेंट है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसके लिए आपने क्या किया? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बेसिकली एफएम में जो हम डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करते हैं और ईएसआई में जो डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करते हैं, वहीं से आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज आउट ऑफ 5 टॉपिक 3 टॉपिक्स तो आपका ईएसआई एंड एफएम से कवर हो जाएंगे। 2 रैंडम टॉपिक आएंगे और हम्म, आपको लिखना सिर्फ एक ही पर है ऐसे। हाँ, तो मेरा जो मेन फोकस था, मैं कहा कि यदि आप फाइनेंस और ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव कवर करें तो वहाँ से आपका इंग्लिश तो सेल्फ ही प्रिपेयर हो ही जाएगा। मतलब आपको वहाँ पे ऐसे का टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ क्या करी इस बार,
कि जितने भी आपके रिपोर्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आते हैं, तो मैं रिपोर्ट्स का हमेशा वे फॉरवर्ड देखता था। तो मैं जब आप अभी मुझे पता नहीं मार्क्स कितने आने वाले हैं मेरे, पर जो भी इस बार मैंने जो भी वे फॉरवर्ड लिखा है उसमें मैंने हमेशा लिखा है कि आईएमएफ क्या रिकमेंड करता है, वर्ल्ड बैंक ने क्या रिकमेंड किया, या किसी भी पर्टिकुलर लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया। तो मैंने जितना हो सके अपना रिकमेंडेशन या वे फॉरवर्ड डालने की जगह मैंने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका वे फॉरवर्ड डाला, या नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया, इंस्टीट्यूट ऑफ खुद की रिकमेंडेशन की प्रमोट एजुकेशन, प्रमोट लिटरेसी, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब करने की जगह मैंने लिखा आईएमएफ ने एक्चुअली क्या रिकमेंड किया, हम्म। या वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली क्या रिकमेंड किया। तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी तो कमेटी या ऑटोमेटिकली किसी आपके का आंसर की रिपोर्ट क्वालिटी का को इंक्रीज डाटा कर फैक्ट देगा। पुट कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है क्वालिटी और लोगों से डिफरेंट कर देगा। अगर मान लो कोई सीरियसली पढ़ेगा आपका एंड तक, तो उसको समझ में आएगा यस दिस पर्टिकुलर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो मार्क्स इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए इस बार थोड़ा जिसने भी थोड़ा डिफरेंट किया इसीलिए मार्क्स मिले भी होंगे। ही और सी हैज अल्टीमेटली गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि इस बार इस तरह का कट थ्रोट कंपटीशन था। आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या प्रैक्टिस किया था, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए मेरे को जितना भी मैंने मटेरियल यूज़ किया, मुझे लगता है आपने जो पीआईबी प्रोवाइड किया है वो बेस्ट मटेरियल है। और उसके बाद आपने वो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए लास्ट में क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो अब ये शायद आपने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था, 2023 में वो नहीं था। हम्म। तो 2023 में मैं विज़न का जो फ्री मटेरियल होता था उसको थोड़ा रिफ़र करता था। और बाकी आईएएस ब्लॉग फोरम करके एक फ्री वेबसाइट है। वैसे बहुत सारी आईएएस की वेबसाइट्स है, पर आईएएस ब्लॉग फोरम आईएएस इज़ बेस्ट। ब्लॉग फोरम। फोरम, हाँ, IASBLOGFORUM, सब एक ही ये साथ बेस्ट मतलब। हाँ। वेबसाइट है। हाँ, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको रोज़ 7 PM का एडिटोरियल मिलता है इवनिंग में, हम्म। और एक मॉर्निंग एडिटोरियल होता है, हम्म। उसका एनालिसिस होता है बेसिकली। तो वहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर होता है। और बाकी अब लास्ट ईयर से तो आपने प्रोवाइड कर ही दिया था पीडीएफ में, तो वो इशू था नहीं। तो बेसिकली आपके मटेरियल से प्रिपेयर किया, और एक आईएस ब्लॉक फोरम से जो भी मुझे हेल्प लेनी होती थी। और रेस्ट ऑफ द चीज़ आपका चैट जीपीटी वगैरह से बेसिक डेफिनेशंस वगैरह प्रिपेयर हो जाती थी। पर ये था कि डेली एक आंसर को प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटजी था डिस्क्रिप्टिव को प्रिपेयर करने का, वो था फ्रंट बेस्ड स्ट्रेटजी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे फंड प्रिपेयर किए थे। लेट सपोज कि ईएसआई को यदि हम डिवाइड करते हैं, तो हम्म। हमारे पास एक होता है डेट, हम्म। एक हमारे पास होता है फिजिकल डेफिसिट, एक हम फ्रंट हमारे पास हो गया कैपेक्स, हम्म। एक फ्रंट हमारे पास हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक फ्रंट हो गया पॉवर्टी, एक फ्रंट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, एक फ्रंट हो गया आपका अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो थीम आपने चूज कर लिया, मल्टीपल थीम्स आपने मैंने चूज थीम कर। चूज कर लिया। हाँ। अब अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चाहे वो बोलता है मुझसे कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है, इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है, एंड प्रेजेंट सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला है। अब जो जो रिपोर्ट्स और स्कीम्स आती हैं, अब मैं क्या करता हूँ, उस फ्रंट का जो भी मैंने अपना बंडल बनाया है या पीडीएफ बनाया है, उस बंडल में उस रिपोर्ट्स स्कीम का कारण डालता हूँ। जो भी मैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, तो जैसे मुझे वीकेंड पे कुछ टाइम मिलता है, तो मैं वीकेंड पे देखता हूँ कि यदि कुछ एडिटोरियल आया है इससे रिलेटेड, या कोई पैराग्राफ में यूज़ कर सकता हूँ अपने आंसर राइटिंग में, या कोई पर्टिकुलर एक पूरा एडिटोरियल आपको सिर्फ एक पॉइंट ही प्रोवाइड करेगा। लेट सपोज कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी एक ही में कुछ पर्सपेक्टिव। हाँ। एक पॉइंट प्रोवाइड करता है, पर वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। कि रिन्यूएबल एनर्जी में यदि कुछ गैस लाइटिंग, मतलब कुछ यदि गैस पाइपलाइन वगैरह डल रही है, या कुछ भी इस तरह का कुछ भी होता है, हाइड्रोजन के लिए कोई नया न्यूज़ आया है, तो मैं उस फ्रंट में वो न्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। हम्म। तो इस तरह से मैंने फ्रंट तैयार कर और उससे रिलेटेड फिर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मेरे पास पता होगा, मेरे माइंड को भी पता होगा, क्योंकि उसने मटेरियल को सेग्रीगेट कर लिया। अब उस मेरे माइंड को भी पता है कि मटेरियल सेग्रीगेटेड है ऑलरेडी, और आपको कैसे उसको डिज़ाइन करना है अपने आंसर को। आपने स्ट्रेटजी ऑलरेडी दे ही रखी है कि इंट्रोडक्शन एंड वॉट आपको क्या प्रिपेयर करना है, हम्म। स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर ही देते हो। हम्म। बेसिकली कंटेंट के लिए आपको बेसिकली फ्रंट प्रिपेयर करना है, हम्म। ताकि उस फ्रंट से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको वही लिखना है। हाँ, ये थीम बेस्ड अप्रोच हो गया। इसलिए यूपीएससी वगैरह में काफी सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा जो है फॉर्डर रेडी रखो अलग अलग थीम्स के लिए। वट एवर दे आस्क, आपको हम्म। वो चीज अगर कंटेंट अवेलेबल, चाहे वो डाटा पॉइंट्स हो या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो, अलग अलग मतलब वो सारी चीज अगर अवेलेबल है, आप वो लिख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर करो, लेट सपोज ये क्वेश्चन के लिए आंसर प्रिपेयर किया फिर दूसरा के लिए किया, सो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर कुड बी 100 क्वेश्चन पॉसिबल। तो 100 पर उतने सारे हो हम्म। जाएंगे। तो ये आपने सही बोला सजेस्ट कि मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि देखो आप ये चीजें सजेशंस यूज कर सकते हो कि आप थीम वाइज जो है, खास करके कुछ टॉपिक्स में थीम बेस्ड प्रिपेयर करो। और जब भी आप करंट फैक्ट्स वगैरह आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, तो उसको वहां पर रख सकते हो। तो इसके लिए आप वन नोट भी यूज कर सकते हो। देर इज वन अनदर और भी है, कुछ काफी सारे लोग यूज करते हैं इस तरह के वन नोट पीडीएफ से कर ये। सकते हैं, या यदि किसी को लाइक रिटर्न करके ही करना है तो वो हाँ, अपना आप पेन एंड पेपर एक पर भी। फ्री पेजेस का बंडल लूज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है, लूज हाँ, बंडल वो बना चीज भी सकता है कर सकते हैं कि फ्रंट अपना वाइज। पेन एंड पेपर पर भी उसको कर सकते हो। तो अर्पित, आप ये बताओ अब थोड़ा सा कि मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट जो आपने वो
कितने मॉक टेस्ट दिए उसके लिए, नहीं उससे पहले टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि सबसे बड़ा इशू अभी भी टाइम मैनेजमेंट का ही जो आपने एड्रेस नहीं किया कि आप किस टाइम पर पढ़ते थे। अगर मान लो मुझे बात करूँ कि मॉर्निंग में पढ़ना आपका शेड्यूल था या इवनिंग में था, तो आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का? सर मेरा एक्चुअली 9 to 8 तो मेरा ऑफिस में निकल जाता था। हम्म। तो बस आपके पास फिर 9 to 11 का स्लॉट बचता है इवनिंग में, हम्म। और मॉर्निंग 6 to 8 बचता है। हम्म। तो बेसिकली यदि हम बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर और बिकॉज ऑफ द मुंबई एनवायरनमेंट, तो आप यदि 2 घंटे बैठते हो और आप लाइक इफ़ यू क्लोज द एज ऑफ 25, तो आप इतना कंसंट्रेशन तो कर नहीं पाते हो। हम्म। तो इफ़ यू सिट 2 hours तो आपका कंसंट्रेटेड स्टेट ही 1 hour का ही होगा। हम्म। तो बेसिकली मेरा तो यही था कि मैं इवनिंग में 2 to 2.5 मतलब 2 से 2.5 घंटे के आसपास इवनिंग में, और सुबह 2 घंटे के आसपास अपना करता था। ओके, मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए और वो कब देते थे आप बेसिकली, या कब आपने स्टार्ट किया फेज 1 के लिए या फेज 2 के लिए? बिकॉज ऑफ मेरा क्यूआरई बैकग्राउंड था, तो मुझे एंड में ही मॉक टेस्ट देने थे। तो मैंने लास्ट 1.5 मंथ्स में अपना जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे एक आपके मॉक टेस्ट भी थे, वो तो वो साथ साथ देते ही रहता था वीकेंड्स पर। हम्म। बाकी इन जनरल जो प्री के लिए मॉक्स थे, तो उसके लिए जो भी हमारे बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, हम्म। जैसे ऑलिव है, हाँ प्रैक्टिस है, हाँ, प्रैक्टिस मॉक वगैरह, तो इनमें आप इसमें अच्छा वो कंटेंट होता था, आप वहाँ से क्यूआरई मैंने वहाँ से दिया था, मतलब हम्म। प्री के मॉक टेस्ट। ओके, और आंसर राइटिंग आपने बता दिया। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू का। इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग इन आरबीआई, क्योंकि यहाँ पर 75 मार्क्स हैं और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि हु वुड बी गेटिंग सेलेक्टेड नो मैटर हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन मेंस। आपका इंटरव्यू में वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हमें लेना है, इसको नहीं लेना है। तो आप मुझे बताओ कि आपने इंटरव्यू को कैसे अप्रोच किया था? इंटरव्यू के लिए आपको सेपरेटली अप्रोच नहीं करना है, वो आपका ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ जर्नी होगा। जैसे इन मेंस मैंने गवर्नर सर की सारी स्पीच पढ़ी थी ओके। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, और इवन इस साल के एक पैराग्राफ में गवर्नर सर की पूरी स्पीच भी आई है, एसएफबी, स्मॉल हम्म। फाइनेंस बैंक। हाँ। तो वो बेसिकली स्पीच से ही आया है वो कंप्लीट क्वेश्चन। तो अब यदि आरबीआई ने इस साल पूछा, तो वो चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर भी इस चीज़ को फॉरवर्ड करेगा। लास्ट 3 ईयर से कभी आरबीआई ने स्पीच के ऊपर कुछ पैराग्राफ नहीं दिया, पर इस साल दिया। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो जो स्पीचेस पढ़ना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी गवर्नर सर की स्पीच तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेंस के टाइम से जो भी स्पीच है वो पढ़ो। इससे क्या होगा कि इससे हमें भी आइडिया लगेगा कि आरबीआई फाइनेंस में और ईएसआई में क्या पूछ सकता है। हम्म। क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं, जैसे आरबीआई ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया इस साल, तो उसने लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था कि आरबीआई ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रोल प्ले किया है। इन लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, और वो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट का पार्ट भी था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली जब हम सिर्फ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स तो पढ़ते ही हैं आरबीआई की, पर हमें स्पीचेस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जनरल हमें पास आइडिया होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए एक तो स्पीचेस का आइडिया आपको लेना है। सेकंड, कि ये तो है कि इंटरव्यू में बहुत सेलेक्टिव होते हैं वो। इवन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन 12 लोग गए थे, हम्म। पर आउट ऑफ 12 सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए। हम्म। एक मैं और एक और विपुल करके है। तो बेसिकली वहाँ पर एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो, हम्म। कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे रहा था। सेकंड, आपका जो बैंकिंग का जो नॉलेज है वो काफ़ी डेप्थ में होना चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ रट लिया, आपने को पता हो, जैसे रेपो रेट आपने डेफिनेशन रट ये लिया, आपने समझदारी होनी फिगर्स चाहिए कि याद हाँ कर वो लिए। क्यों हाँ वो क्यों होता है। हाँ, वो फिगर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हम्म। कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। उनको हम्म। टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन नहीं चाहिए, उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता कि फ्रॉम द स्टार्टिंग जब आप फाइनेंस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आरबीआई ने क्यों रेपो रेट को कम किया, क्यों सीआरआर को ऐसे किया, या कोई भी फॉर्मूला यदि बेसल 3 के कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो वहाँ पे रिस्क वेट एसेट का मतलब क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मैं से यही पूछा था कि रिस्क वेट एसेट कैसे असाइन होते हैं। तो बेसिकली आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके पीछे की रीजनिंग डेवलप करनी है कि ये आया क्यों। तो बेसिकली ये वाला आइडिया, और जब से अभी लास्ट 2 ईयर से आरबीआई ने अकाउंट्स को ऐड कर दिया, तो आरबीआई के बैलेंस शीट का आपको आइडिया होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट का आपको आइडिया होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, हम्म। कि आरबीआई का रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, आरबीआई ने का जो कॉन्टीजेंटी फंड है वो कितना है प्रोवाइड किया है, उसका प्रॉफिट्स उसने कैसे कैलकुलेट किए हैं, उसका एक्सपेंसेस पार्ट क्या होता है, उसका इशू डिपार्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। हम्म। तो उस टाइम से यदि आप प्रिपेयर करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यू में फिर आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना। तो वो, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप 1 मंथ पे डेवलप नहीं कर सकते हम्म। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वो अंडरस्टैंडिंग तो आपको प्री से ही डेवलप करनी है।
मतलब एक इंटीग्रेटेड और अप्रोच मेरे ख्याल है से कि बिगिनिंग से ही आपको प्रीलिम्स मेन्स या अगर बिगनिंग से प्रीलिम्स में ही, खास प्रीलिम करके अगर से ही आपका वो काफी इंटरव्यू का अच्छा है अप्रोच तो रखना करंट होगा। अफेयर्स का फोकस करो वहीं से। फिर फेज 2 फेज, और आपको इंटरव्यू के लिए भी वो सोचना पड़ेगा कि इट इज फाइनेंस बॉडी रेगुलेटर, तो आपको फाइनेंस जब पढ़ रहे हो तो उस सोच में पढ़ो कि हाँ भाई अगर इंटरव्यू में मेरे से पूछा तो क्या बेसिकली होगा, तो वो चीज आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ओके। हाँ ये तो चीज जो भी आपने। फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था कि हाँ ठीक है, डिस्कशन से भी टॉपिक आपके। लास्ट वीडियो मैंने शेखर से ही बात की, तो वो यही समझा रहा था कि सो ही हैड बेसिकली गिवन मल्टीपल मॉक्स वगैरह जो है दोस्तों में भी उन्होंने ग्रुप वगैरह में कंडक्ट किया था। तो वो सब चीज़ें। ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद हो जो कि आप अगर कुछ हाईलाइट करना चाहो कि किस तरह के क्वेश्चंस मान लो हो सकते हैं पूछे जाते हैं जनरली, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो, या आपने जब एक्चुअल इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू होता है और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, उसमें बताओ कि किस तरह से आपको डिफरेंस फील होता है। मॉक इंटरव्यूज़ में बेसिकली ना, यदि किसी भी कोचिंग का हम इंटरव्यू देंगे तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन ही बना के देते हैं, पर वहाँ पे वो काफ़ी डायनेमिक होता है आरबीआई में। हम्म। पर अब मुझे बिकॉज ऑफ मेरा जैसे 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया था मेरे डे पर, और मैं 12th नंबर पे ही था, तो मुझे 11 लोगों का एक्सपीरियंस मिला सेम डे में, हम्म। बिकॉज आई वॉज द लास्ट। तो जो मैंने फील किया कि एक तो एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरव्यू होता है, यदि आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया है या आपका गैप ईयर है या आप वर्किंग नहीं हो, हम्म। तो हो सकता है कुछ रैंडमाइज टॉपिक से भी स्टार्ट कर दें। हम्म। जैसे वन ऑफ द पैनल आस्क कि इस आपके बायोडाटा में ऐसा क्या है जो, मतलब आप में ऐसा क्या है जो आपके बायोडाटा में मेंशन नहीं है। तो कुछ भी रैंडमाइज टॉपिक्स है, या फिर आपको लगता है आप क्रिएटिव हो, यहाँ से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो अपने क्रिएटिविटी के बारे में बताओ और ऐसा वैसा। और फिर यदि आप वर्किंग नहीं है तो उनका फोकस फिर ईएसआई टॉपिक्स पे रहेगा कि इंडिया 2047 का विजन अचीव कर पाएगा क्या, या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट के ऊपर, या पॉवर्टी स्कीम के ऊपर, इवन द अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम, लेबर इंटेंसिव स्कीम्स, एमएसएमई बर्निंग सेक्टर। टॉपिक है, मतलब करंट में जो तो बर्निंग फिर वो इश्यूज। आपको मेंस से ही, हाँ, तो वो आपको मेंस से कवर करेंगे। पर यदि आप वर्किंग हैं तो आपका पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। यदि आप बैंक में वर्किंग है तो वो पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि एसबीआई और अदर बैंक्स में क्या डिफरेंस है। आपको क्या लगता है व्हेन यू क्रिएट योर एफडी, तो आप कौन से बैंक को रिफर करेंगे। आपको क्या लगता है पब्लिक की अप्रोच क्या है, आप एक बैंक को किस नज़र से देखते हैं, आप बैंक की बैलेंस शीट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, बैंक की बैलेंस शीट एंड आरबीआई की बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। तो वो एकदम रियल टाइम आस्पेक्ट पूछेंगे आपसे, और वहाँ पे आपको 15 मिनट डिस्कस करेंगे उस पॉइंट के ऊपर। बिकॉज ऑफ माई ईडी बैकग्राउंड तो मेरा तो थोड़ा डिफरेंट ही था कि मुझसे आपको थोड़ा पूरा उन्होंने ईडी मनी का। लॉन्ड्रिंग है उस पर गए होंगे वो लोग, पूरा का पूरा अभी जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह चल रहा है तो उसके बेसिकली पीएमएलए पर चले गए होंगे, पीएमएल हाँ, तो फेमा फेमा वगैरह। और पीएमएलए एस्पेक्ट पे मेरा काफ़ी था। और ठीक है, उन्होंने हर एक चीज़ को इवन मुझसे वन ऑफ द पैनल आस्क कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टेट फाइनेंसेस में क्या इश्यूज़ हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूनिसिपल फाइनेंस क्या होता है। तो ये सब आपका अर्बनाइजेशन माइग्रेशन का ही पार्ट होता है, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू आप कभी इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते हो। हाँ तो ये पूरा बेसिकली पुराना इसलिए चीज वो, है जो कि वहां पर आ जाता है, मतलब जो उन्होंने पूछा है तो हाँ, वो आ जाता है। तो आपको काफ़ी थोरो प्रिपेयर करना है थ्रू आउट द वो प्रोसेस, और थ्रू आउट द प्रोसेस आपको एंजॉय करना है उस फाइनेंस पार्ट को। तभी शायद वो जाने के बाद ही मज़ा आएगा आपको, व्हेन यू जॉइन द आरबीआई तब मज़ा भी आएगा। तो वो तभी आएगा जब थ्रू आउट द जर्नी आप उसको बता हैप्पीली एंजॉय करोगे, उस फाइनेंस वाले पार्ट को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग हाँ डेवलप ये करोगे। चीज आपने सही बोला कि इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रिपरेशन। आप जब हम्म। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो देयर ऑल्सो यू फाइंड द सेम पीपल जो इस तरह जो अच्छे लोग थे, बिकॉज दे आर सेलेक्टिंग द क्वालिटी पीपल, तो वही अच्छे लोग वहां पर हैं। तो फिर अगर आप अच्छा नहीं रहोगे, उस तरह से compete नहीं करोगे, तो वहां पर फिर आप लो फील करोगे कि यस कहाँ ये कहाँ आ गए, यहाँ तो मुझे ये भी नहीं आता है वो भी नहीं आता है। सो समवेयर यू विल ड्यूरिंग, और यही टाइम है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये वो टाइम है जो आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन। सो दैट क्योंकि आपको 20-25 साल ऑर्गेनाइजेशन में रहने हैं तो वहां पर ही आपको बेस्ट दिखाना है, यू विल हैव टू बी अमंग टॉप। क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, 2 लाख लोग तो है नहीं उनके पास, गिन चुन के लोग हैं हम्म। आरबीआई के पास। सो एवरी वन वुड बी विजिबल, देयर वुड बी विजिबिलिटी फॉर एवरी वन। छोटे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो यहाँ पर कम लोग होते हैं वर्किंग होते हैं, सब बिग ऑर्गेनाइजेशन बट कम लोग हैं, तो यही है कि आपको विजिबिलिटी सबकी होती है। तो आप अगर अच्छे हो, हम्म। अगर क्वालिटी है, तो आपको बाद में भी दिखेगा कि हाँ भाई लोग यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, बड़ा बड़ा काम मिल रहा है उनको। ओके। तो अर्पित आपने काफी कुछ को लिटरली सिंप्लीफाई किया है, एंड योर इनसाइट्स वेर इम्पैक्टफुल डेफिनेटली, क्योंकि ये सारी चीजें ना लोग
जनरली आपको नहीं पता चलता है, जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वो चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। इट ऑलवेज कम्स विद एक्सपीरियंस, व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन या डिफरेंट जॉब्स होते हैं, उन चीज़ों से आप ये बिल्ड करते हो। सो आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, और आई बिलीव कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आज देखें या 2 साल बाद देखें, उनको काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी मिलेगी इस वीडियो के बाद कि भाई क्या रिक्वायर्ड है आपसे। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले कंपटीशन को समझो कि क्या रिक्वायर्ड है आपसे, और मुझे लगता है कि ना आपने उस चीज को काफी अच्छे से समझाया इस वीडियो में कि देखो ये किया मैंने तब यहाँ पर पहुंचा, इट्स नॉट लाइक इट कम विद जस्ट तुक्का। ओके, मैंने काफी एफर्ट डाला, हुँ, इतना मेहनत किया, ये सारी चीजें एफर्ट डालने के बाद सब कुछ ठीक किया, तब जाकर मुझे आरबीआई वालों ने बोला कि ना यू आर रेडी फॉर आरबीआई, अब आप आ जाओ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Okay, and I wish you थैंक यू all सर, the best for all the future endeavors. थैंक यू सर।